Thank you Virunji, thank you Amish, thank you Lekha, thanks. All right, बहुत एनर्जी मिली है मुझे इस सेशन से। हालांकि ये एक रॉयल स्पोर्ट है अभी तक भी, क्योंकि घोड़ा पालना और उसे अफोर्ड करना कहाँ एक आम कॉमनर का अभी तक लग रहा है कि अप्रोच में है। Anyways, let's hope for a good, happy polo future. Moving on to our next session, crafting a legacy of luxury. Allow me to introduce you to our esteemed guests for this session. But before that, allow me to introduce our moderator for this session. Astha will be moderating this session for us. And now, the first guest who's coming on the stage with us, who's going to join us on stage, is Kumar Rajendra Singh Pachar. He is the elder son of Thakur Shivnath Singh and is the managing director of Pachar Group. As a professional, he has always been abreast with the latest technology and development in infrastructure and provides comprehensive solution in projects to all the valued customers which are at par with the international standards, complemented with an organized and relationship-based work culture. He is industriously working in his field and doing pretty good for himself apart from the state of Rajasthan. लक्ष्यराज जी महाराज भी हमारे बीच पधार चुके हैं, तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले मेहमान जो हमारे साथ मंच पर होने जा रहे हैं, उनका भी तारुफ आपसे करवा देती हूँ। कुंवर राजेंद्र सिंह पचार जी हमारे साथ मंच पे आ चुके हैं। अब जिन शख्सियत को मैं मंच पे बुलाने जा रही हूँ, while breaking gender barriers, professionally qualified bahus are boosting the businesses of their in-laws to lead from the front while becoming the trend makers and change makers. One such businesswoman is Mudrika Dhoka, who besides from being the chairperson of the FICCI Flow Jaipur chapter is also the director of company which is into event and wedding management. Please welcome Mudrika ji. Over to you, Asha. लग्जरी की बात कर रहे हैं, रॉयल्टी की बात कर रहे हैं, तो सवालों की शुरुआत सर आपसे कर लेते हैं। उदयपुर शहर है, बहुत सारे पैलेसेस है, हेरिटेज प्रॉपर्टी है, पता ही नहीं चलता, होटल भी हैं, पैलेसेस भी हैं, एक अलग ही दुनिया है इस शहर की, बहुत खूबसूरत है। तो आप इसे जानना चाहेंगे कि रॉयल्टी, लग्जरी हॉस्पिटैलिटी में बिल्ट हेरिटेज और कल्चरल हेरिटेज को आप कैसे देखते हैं? अब महाराज लक्ष्यराज सिंह साहब यहाँ पधार चुके हैं, तो धड़कनें तो नेचुरली बढ़नी ही है, क्योंकि आज की तारीख में इनसे अच्छा स्पोक्समैन कोई है नहीं। तो जो भी टूटी फूटी भाषा में मैं बता पाऊंगा वो मैं बताता हूँ। बिल्ट हेरिटेज एंड कल्चरल हेरिटेज का बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है। ये जो भी महल या पैलेसेस बने हैं, ये कल्चरल हेरिटेज को संरक्षण के लिए ही बनाए गए थे। किसी भी राजा ने या महाराजा ने या ठाकुर ने या गांव में पैलेस बनाए, वो बेसिकली कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए थे। क्योंकि दो टाइप के लोग होते हैं, एक होता है क्राफ्टमैन, एक होता है काश्तकार। काश्तकार के लिए ज़मीन होती है, बट क्राफ्टमैन को सेव कैसे किया जाए, ये सबसे बड़ा उदाहरण हमारे लक्ष्यराज सिंह साहब हैं या हमारा मारवाड़ के राजा हैं, कि जिन्होंने क्राफ्टमैन को सेव करने के लिए महल और पैलेसेस बनाए। आज हम देखते हैं कि अगर हमारी सेना मजबूत होती है, तो हम एक गांव में बैठा हुआ आदमी भी एक अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। एक फाइटर जेट उड़ता है तो हमारे बच्चे कहते हैं हमारा फाइटर जा रहा है। ये हमारे उस समय के फाइटर थे। महल, एक महल बनता था तो एक आम आदमी को एक प्रोटेक्शन का एक बहाना मिलता था कि वो देखता था कि अगर मुझे अटैक हुआ तो मैं जाके किले में या महलों में जाके मेरा राजा मुझे प्रोटेक्शन देगा। एक बात की उसको कॉन्फिडेंस होता था, उसको सांत्वना होती थी, इसलिए इसको बिल्ट हेरिटेज बोला गया है। हिंदुस्तान ही इकलौता देश बचा है जहाँ पे कल्चरल हेरिटेज आज भी जिंदा है। चाहे इजिप्ट ले लें, ग्रीक ले लें, पर्शिया ले लें, चाइना ले लें और इंडिया ले लें, 6-7 सिविलाइजेशन एक साथ चालू हुई थी। लेकिन आज
इस बात की हमें खुशी है और आज मैं इस महल से इस बात को बोल रहा हूँ कि कल्चरल हेरिटेज केवल हिंदुस्तान में बची है और सबसे बड़ा उदाहरण हमारा यह महल है जिन्होंने कल्चर को बचा के रखा हुआ है। आज हिंदुस्तान में चाहे हरियाणा है, हरियाणा में बहुत बड़ा कल्चर था बट धीरे धीरे खत्म हो गया, वहाँ केवल एग्रीकल्चर बच गया और इसका सारा श्रेय हमारे राजा महाराजाओं को जाता है कि उन्होंने कल्चर को बचा के रखा। थोड़े दिनों पुरानी बात है, करीबन 6-7 साल पहले इसी महल में हमारा हेरिटेज का कन्वेंशन हमारा लक्ष्य सिंह साहब ने किया था। यहाँ बाहर अरविंद सिंह साहब का महल है, वहाँ शाम को 4 बजे कुछ लोग म्यूजिक बजा रहे थे। मैंने पूछा कि यहाँ महल के म्यूजिशियन के आसपास कोई नहीं है, ये किस लिए म्यूजिक बजा रहे हैं? तो मुझे जवाब मिला कि हिज हाइनेस के श्री जी के उठने का टाइम है, उनको जगाने के लिए कहा जा रहा है। बात जगाने की नहीं है, जग तो वो मोबाइल से भी जग सकते थे, अलार्म से जगते, लेकिन उस क्राफ्टमैन को सेव करना है, उस हेरिटेज को बचाना है, इसलिए वो म्यूजिशियन वहाँ म्यूजिक बजा रहा है। आज की तारीख में इंडिपेंडेंस इंडिया में बिल्ट हेरिटेज को बचाने के लिए तो बहुत बड़ी लोग गवर्नमेंट भी काम कर रही है, प्राइवेट पार्टिसिपेशंस भी काम कर रहे हैं और हम महलों वाले भी काम कर रहे हैं, बट कल्चरल हेरिटेज को बचाने के लिए कोई गवर्नमेंट स्कीम्स नहीं है। केवल कुछ चुनिंदा लोग इस कल्चरल हेरिटेज को बचाने में लगे हुए हैं। गांव और डिटेल में सर मैं आपसे जानूंगी कि इस हेरिटेज को आपने किस तरह बचाया है और क्या क्या एफर्ट्स आपने किए हैं, लेकिन मुद्रिका भी हमारे साथ है। यही रॉयल्टी, यही थीम आज लोग अपनी वेडिंग में एक्सपेक्ट करते हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग का ज़माना है, लोग थीम लग्जरी चाहते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे आप? See, luxury is an amalgamation of everything that we find, touch, feel, which makes us happy. It is the preservation of our culture, जैसे rightly बोला कि बहुत हर घर में, हर सेक्टर में नहीं, हर स्टेट में नहीं बोलूँगी मैं, हर घर में डिफरेंट ट्रेडिशंस हैं, डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट रस्में हैं और उनको इनकलकेट करके जो सेरेमनी बनती है, जिसके लिए एक ब्राइड और एक फैमिली पूरी ज़िंदगी एक ड्रीम करती है। जैसे ही घर में बेटी पैदा होती है तो वो ड्रीम चालू हो जाती है माँ बाप की, एंड इवन फॉर दैट मैटर, इवन फॉर द ब्राइड, शी स्टार्ट्स थिंकिंग फ्रॉम डे वन, एज सून एज शी गेट्स दैट सेंस दैट ओके यस यू नो आई विल गेट मैरिड वन डे। सो दैट सेंस ऑफ beauty that holds weddings is what luxury is. It is the opulence and bespoke curation of all of those thoughts, all of those emotions that we inculcate in a wedding. सर मॉडर्न होटल्स भी हैं, वो भी लग्जरी ऑफर करते हैं, लेकिन जो ये कल्चरल हेरिटेज होटल्स हैं ये कैसे डिफरेंट है और क्या खासियत है इसकी? लग्जरी का महत्व बड़ा लंबा है। लग्जरी गांव में एक पीपल के पेड़ के नीचे जाके सोना भी लग्जरी है कि उसके मन की खुशी कहाँ है। जैसे अभी जेके जैसे बता रहे थे, कि मन की खुशी लग्जरी है। हकीकत है कि हमारी खुशी इस महलों में है या नीम के पेड़ के नीचे है या पीपल के पेड़ के नीचे है। तो लग्जरी की कोई परिभाषा नहीं है। आपने ये कपड़े पहन रखे आपके लिए लग्जरी है, मेरी वाइफ ने साड़ी पहन रखी है उनके लिए वो लग्जरी है, किसी के लिए पोशाक पहन का वो लग्जरी है। तो कपड़े या महलों में रहना ये लग्जरी नहीं है, लग्जरी हमारे मन की है। तो आप जो कह रहे हो बिल्ट हेरिटेज एंड कल्चरल हेरिटेज में हकीकत उसको कल्चर देखने को मिलता है। आज खतर प्रकाश में आके हमने ये क्यों करी, ऐसे कन्वेंशन हॉल तो इससे भी बढ़िया बढ़िया कन्वेंशन हॉल है, क्योंकि ये कल्चर के साथ है। इसलिए आज हमको कहने में, हमको ये इवेंट करने में अच्छा लग रहा है कि हम कल्चर के बीच में बैठे हुए हैं। तो कल्चरल हेरिटेज तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इन हेरिटेज होटल्स में या कल्चरल होटल्स में। जैसे कि अभी हमारा ग्रुप, मैं छोटी सी बात करूंगा कि मैंने ये बिजनेस क्यों स्टार्ट किया। मैं भी पहले डॉक्टर बनना चाहता था, मेरी ग्रैंड मदर ने कहा क्या करोगे, मैं डॉक्टर बनेंगे, तो चुप हो गई, कुछ नहीं बोली। थोड़े दिनों में हम पढ़ नहीं पाए ढंग से, प्रॉपर नंबर नहीं आए, तो आर्ट्स में जाना पड़ गया। आर्ट्स में चले गए, एमए कर लिया। एमए करने के बाद में जैसे रूटीन में नौकरी लगने की बातें करते हैं, हम भी जाके नौकरी लगने की बातें कर, भाई आरएस बनेंगे, आरटीएस बनेंगे, आईएएस बनेंगे, तैयारी करने लगे। मेरी ग्रैंड मदर ने बुलाया कि भाई तुम ये क्यों करना चाहते हो। मैंने कहा भाई कुछ ना कुछ तो करना ही है। कि क्यों नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स ने जो किया वो तुम करो। तो मैंने कहा पेरेंट्स ने क्या किया, कि गाँव किसने बसाया, तुम्हारे पेरेंट्स ने बसाया। मैंने कहा बिल्कुल बसाया। वो क्या करते थे, ये गांव का ध्यान रखते थे कि वही काम तुमको करना चाहिए, तुम बिल्डर बनो। और मेरे को 1982 जब 21 साल का था तब मेरे को उन्होंने गुजरात भेज दिया बिल्डर बनने, क्योंकि राजस्थान में अपॉर्चुनिटी नहीं थी। तो ये बेसिकली क्या है कि ये हमारा हेरिटेज है कि उन्होंने उस समय सोचा कि एक राजपूत, एक ठाकुर या एक राजा क्या करता है, सर्वभवन्तु सुखिन। उसका पहला श्लोक था कि सारे लोग सुखी हो, वही एक राजा का कर्तव्य होता था।
तो उसी चीज़ को रखते हुए मैं होटल कंस्ट्रक्शन लाइन में आया, कंस्ट्रक्शन लाइन से मैं होटल लाइन में आया। होटल से टारगेट यही था कि हम हमारे गांव में इस कल्चर को कैसे फैलाएं। ये मेरी ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर एंड मेरी मदर का बेसिकली टारगेट था, भाई तुम कल्चर को फैलाओ। आज मेरी मदर बहुत ज़्यादा कल्चरली बेस करती है, चाहे शादियाँ हो, चाहे रिचुअल्स हो, रीति रिवाज हो। बिल्कुल, और आज बहुत खूबसूरती से आपने उसको जिंदा रखा है। हम देख पा रहे हैं इस चीज को। बिल्कुल, आज हमारी शादियाँ देखेंगे तो आप देखेंगे कि कितने रिचुअल्स हम लोग करते हैं। 15 दिन की शादियाँ होती है, लोग कहते हैं टाइम फिजूल है। टाइम फिजूल नहीं है, वो एक समाज में पैसा डाइवर्ट हो रहा है। लोग शादियों में पैसा खर्च करने को खराब बोलते हैं, लेकिन वो खराब नहीं है। वो एक समाज के हर पल के हर आदमी तक वो पैसा डाइवर्ट होता है, चाहे वो स्वीपर है। आपने रिचुअल्स की बात की मुद्रिका, मेरा सवाल आपसे है कि कुछ यूनिक एलिमेंट्स ऐसे होते हैं इससे रिलेटेड जो आप ध्यान रखती हैं थीम वेडिंग्स में, लग्जरी वेडिंग्स में, जो लोग चाहते हैं कि एक रॉयल वेडिंग की जाए? क्या यूनिक एलिमेंट्स है जिसको आप ध्यान रखते हैं? बहुत सारे यूनिक एलिमेंट्स होते हैं। आई वुड लाइक टू टच अपॉन द बेस के जो सर ने बोला कि पैसे कितने खर्च होते हैं। आई वुड लाइक टू जस्ट पुट इन टू एवरीबडीज माइंड द वेडिंग इंडस्ट्री इन इंडिया इज ऑफ रुपीज 4 trillion. That is the 4th largest industry. Though it is unorganized, it is still the 4th largest industry of our country, which gives business to various things. जैसे अपन ज्वेलर्स की बात करें, रियल एस्टेट की बात करें, अपन मिठाई वाले की बात करें, केटरिंग की बात करें या होटल की बात करें, all of that is intertwined between just doing one wedding. एक फंक्शन के हिसाब से कितने जनों को है ना रोजगार मिलता है, वो आप देखिए. When we talk about the unique elements, I always tell my brides that unique, do not go with the trend. What puts that smile on the bride's face? What makes the family happy? उनके कौन से ट्रेडिशंस हैं जो हमको शोकेस करने हैं, दोनों फैमिलीज मिल रही हैं, वो कैसे खुश रहेंगी, दैट इज़ व्हाट वी शुड फोकस ऑन. बिकॉज ट्रेंडिंग तो इंस्टाग्राम बहुत कर देता है चीज़ों को, बट जब ट्रेंडिंग तब आता है जब एट द एंड ऑफ द डे ब्राइड के ऊपर, फेस के ऊपर स्माइल हो. करेक्ट. सर, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अगर कल्चरल होटल्स को कंबाइन कर दिया जाए तो क्या लोकल इकोनॉमी में कोई फर्क पड़ता है, लोगों के लाइफस्टाइल में? बिल्कुल. आज जैसे हमारा ग्रुप कल्चरल होटल्स ही बना रहा है, हम लोगों ने कल्चरल होटल को ही बेस किया है. हम सबसे पहले हमारे गांव में हमने होटल चालू की, देन हमने जयपुर में राजाधिराज अचरोल के साथ में जॉइंट वेंचर किया, देन हमने आराम बाग एंड आराम महल के नाम से चेन बनाई. आराम बाग एंड आराम महल टोटल कल्चर बेस्ड होटल्स है, हेरिटेज नहीं है, ये कल्चर बेस्ड होटल है जहाँ केवल आपको कल्चर ही दिखता है, हिस्ट्री दिखती है, टाइम दिखता है. 3000 BC से लेके 500 BC तक के पीरियड को हमने डिपिक्ट किया है उदयपुर में. 500 BC से लेके 600 AD तक के टाइम पर उदयपुर में, वहाँ हमने वर्ल्ड सिविलाइजेशन को डिपिक्ट किया है. मतलब हमने बेसिकली कल्चरल होटल्स ही बनाए हैं सारे के सारे, कि भाई कल्चर कैसे बताएंगे, क्योंकि कल्चर के बिना हेरिटेज नहीं चल सकता, कल्चर के बिना ये बिल्ट हेरिटेज नहीं चल सकती. इसलिए कल्चर का बहुत एसेंशियल रोल होता है, और गांव में तो बेसिकली कल्चर का ही रोल है. आज हमारे पास में ज़्यादातर लोग गांव में रहते हैं. अगर हम ये हेरिटेज होटल्स के माध्यम से, कल्चरल होटल के माध्यम से अगर हम रूरल हेरिटेज होटल्स खोलते हैं, होटल्स खोलते हैं, तो लोगों को एनवायरनमेंट वहीं मिलने लग जाएगा, कामकाज वहीं मिलने लग जाएगा. वो जयपुर में पलायन नहीं करेंगे, जोधपुर नहीं आएंगे, उदयपुर नहीं आएंगे, शहरों में नहीं आएंगे, तो आज हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ कितनी बचेगी. तो और हमारा एक युवक जो शहर से आता है, झोपड़पट्टी में रहता है, छोटे मकान में रहता है, वहाँ वो फ्रेश एयर में रह सकता है. तो हमको बेसिकली कल्चरल होटल्स को महत्वता देनी चाहिए. राजस्थान गवर्नमेंट ने भी रूरल टूरिज्म की पॉलिसी निकाली है, बहुत अच्छी सराहनीय पॉलिसी है. अगर इस टाइप की पॉलिसी को ध्यान रख के कल्चरल होटल्स बनाई जाए तो मेरे हिसाब से हमारे गाँव के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे यूथ के लिए बड़ा ही उत्साहजनक काम होगा. और हमारा जो क्राफ्ट जो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, चाहे म्यूज़िक को ले ले, कुजीन्स को ले ले, कस्टम्स को ले ले, रीति रिवाज को ले ले, या फैशन को ले ले, ये सारा धीरे धीरे खत्म हो रहा है. क्योंकि धीरे धीरे आज जो पहले म्यूजिक बजता था, आज पूरा डीजे ने ले लिया कमांड, पूरा डीजे चला गया है. तो अब इन धीरे धीरे अगर हमने हमारी इन पुरानी परंपरा को जिंदा नहीं रखा तो हम लोगों के लिए बड़ी मुश्किल होगी, हम भी यूरोप के जैसे बन जाएंगे. बिल्कुल बिल्कुल. और कल्चर हमारा सबसे बड़ा ट्रेजर है. मुद्रिका, जब आप कोई थीम बेस्ड वेडिंग या कोई कॉन्सेप्टेड वेडिंग प्लान करते हैं तो किन बातों को आप ध्यान रखते हैं और कितने चैलेंजेस आपके लिए हैं? इफ़ वी टॉक अबाउट चैलेंजेस, अगर वेडिंग प्लानर इन्वॉल्व है तो चैलेंजेस तो बिल्कुल नहीं होते फैमिली के लिए, बिकॉज दैट इज़ व्हाट आवर जॉब इज़, टू प्लान इट टू परफेक्शन.
If I actually now talk about challenges, global warming is taking a part क्योंकि erratic weather हो रहा है, कभी भी बारिश हो जाती है, तो उसके लिए हमको plan B, plan C always ready रखना पड़ता है. When we talk about themes, now themes are very personalized. A lot of curation and customization goes into the themes. क्या story है, क्या family का background है, उसको inculcate करते हुए एक theme बनाएं. There is not a lot of structures जो बड़े-बड़े है ना जो stage लगा दिया. अब now there is a lot of elegance and a lot of soft touch. Foliage को use करते हुए, international flaws को use करते हुए, वो चीजें incorporate करते हुए now wedding themes are trending. तो चलिए आप दोनों से बात करके एक चीज तो समझ में आई कि कल्चर अपने आप में इतना बड़ा खजाना है, कैसे रॉयल्टी उसको संभाल रही है, और यही जिम्मेदारी लोगों की भी और आम आदमी की भी है. वो सभ्यताएं, वो सिविलाइजेशंस खत्म हो गई जिन्होंने अपने कल्चर को नहीं बचाया. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. Thank you. मिस्टर आदित्य टंडन, वाइस प्रेसिडेंट ब्रांड एंड मार्केटिंग न्यूज़ 18 नेटवर्क, कि वो मंच पर आएँ और हमारे मेहमानों को हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट, अ टोकन ऑफ आवर अप्रिसिएशन भेंट करें. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस वंडरफुल कॉन्वर्सेशन को शेयर करने के लिए.